towards the motivation, I would like to have a little bit activity from your side. Take out your paper, pencil and write a question what I am telling you. So write a question, what are you doing right now, like these days? What are you doing these days? Write your answers according to your own. सर लिखिए जी, इसके जवाब बताते हैं आपको क्या करना है. खुद ही मुझे बोल देना. देखिए ये मैं पूछता हूँ ताकि आपके बारे में रिकॉर्ड हो जाए. सर मैं जैसे कि बात कर स्टूडेंट ये इसकी उसी वक्त यूज करते हैं, ठीक है, इन्हीं पेपर में जाके बचा के रखते हैं, खर्च ना हो जाए. Okay. Now I will start from there. What are you doing these days? स्टडीज मतलब पढ़ाई कर रहा हूँ, घूमना फिर रहा हूँ, दोस्तों के साथ तफरीह कर रहा हूँ. Okay. Now Aman, what are you doing these days? सर आई स्टडी Or studying. What about you? फारिग Totally free. फुली फ्री करता हूँ. Even you अभी are सेकेंड के पेपर नहीं दिए और इसके बाद अभी कुछ सोचा ही नहीं आगे. अरे पढ़ना पढ़ाई कर रहे हैं. स्टडीज और एप्टीट्यूड की तरह. What about you? फोकसिंग ऑन स्टडीज. सर स्टडीज के टेस्ट चल रहे हैं तो ज़्यादा प्रैक्टिस. Okay. And what about you? स्टडीज एक्टिविटी. Now my next question is, why are you doing this? Why are you doing this? Okay, let's start from here now. घर वालों को प्रेशर पढ़ना है आगे, जॉब करनी है. Why are you doing this? सर सेम ही Pressure. थोड़ा सा ये है कि मतलब पढ़ना. Why are you doing this? To establish myself, become independent. Why are you studying? Independent होना है. इंडिपेंडेंट होना है और रिस्पेक्ट, अगर आप अच्छा पढ़ जाएंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी और पैसे भी. What about you? सर ये कि हमारे को प्रेशर भी है और ये कि आगे कुछ बनना भी है, ताकि अपनी तरक्की करें. आगे कुछ बनना है. Free हैं आप. नहीं ना, थोड़ा सा free हैं आप, किसलिए free हैं? अभी तो मतलब फ्री हुआ हूँ. अभी इसके बाद तो अभी वापसी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर पढ़ाई कर लेंगे. फिर पढ़ाई करनी पढ़ाई पड़ेगी. क्यों करेंगे? यही तो कह रहा हूँ, आगे कुछ करना है इसलिए पढ़ाई करनी पड़ेगी. आगे कुछ करना है. अब बताइए, सब कुछ सीखने के कुछ सीखने के सही. I am repeating my question once again. Why are you doing this? But now the options are three to select from. Because of the fear, because of the need, because of the desire. ये तीन ऑप्शन हैं आपके पास, ये लिख लें और इसको एक सिलेक्ट कर लें. Fear, need and desire. Fear means कि अगर नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे, ये पढ़ा ही नहीं है इसने, इसने कुछ किया ही नहीं. ये फेयर होता है जिसकी वजह से लोग पढ़ते हैं. सेकंड चीज़ होती है नीड. जब आप ये कमी महसूस करते हैं कि अगर मैं नहीं पढ़ा तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मेरे लिए ज़रूरी है ज़िंदगी में कुछ करना, ये नीड होती है. जब आप ये महसूस करते हैं कि मेरे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा, जबकि आप अपने लिए सोचते हैं तो ये नीड बन जाती है. और एक चीज़ होती है डिज़ायर. जब आपको ये चीज़ करने का शौक चढ़ जाए कि नहीं मुझे पढ़ना है, दिस इज़ योर डिज़ायर. सो सेलेक्ट वन आंसर फ्रॉम दैट. So let's begin from you. Why? Need. What about you? Fear. What about you? Nice. You have to select one. Need. What about you? Desire. Desire. What about you? Need. Need. Desire. What about you? Need. Okay. अब ये बताइए, जो आप काम कर रहे हैं, आप अपने आप को कितना कामयाब महसूस करते हैं इस चीज़ के लिए? मतलब अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको लगता है आप कामयाब जा रहे हैं पढ़ाई की तरफ? जी. कामयाबी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कामयाब इसमें आप
اگر آپ کو ایسا لگتا ہے یا نہیں لگتا تو یہ پرسنٹیج میں ذرا لکھ لیں گے کتنے پرسنٹ لگتا ہے کہ میں کامیاب جا رہی ہوں. 10%, 20%. 100% کا مطلب ہے میں آپ 100% فیل کرتے ہیں کہ آپ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں اور آپ بہت ضرورت پڑ رہے ہیں. جو کام کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کام کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں تو 100%. اور اگر لگتا ہے کہ بالکل ہی صحیح نہیں کر رہے آپ تو بالکل 0% بھی آ سکتا ہے آنسر. سو 0 سے 100 کے درمیان کوئی ایک آنسر اپنا سجیسٹ کر لیں. 35%. 20%. 33. 90. 70% اور 30% کے وی والے پیپر ہوتے ہیں. 70% تو یہ ہے میرا, ٹھیک ہے, اور 30% کے وی والے پیپر ہوتے ہیں. 100% ہے. مطلب 50% ہی سمجھے گا, دوسروں کو ہم جج کریں گے پہلے. جی 70 یا 7%. 7%. 10%. آپ کا 70%. کوئی ایرر نہیں ہے. یہ تو آپ کی اپنی رائے تھی. اب آ جاتے ہیں ریسرچز کیا بتاتی ہیں. ریسرچز کے ذریعے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جو لوگ کام کرتے ہیں بیکاز آف دا فیئر تو ان میں تقریباً 100 میں سے 40 لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں. جو کسی ڈر کی وجہ سے کرتے ہیں کہ اگر میں نے یہ نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے, اس ڈر میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہمیشہ ہی ناکام ہوں گے, کامیاب ہو جاتے ہیں, بٹ دیر آر اونلی 40% چانسز. You can success in your life if you are doing anything because of the fear, but the chances are a bit low. 40% chances. But if you think that something is very necessary for you, it is your need, then the chances are a little better. Then 50% people are successful in life. جنہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ یہ میرے لیے ضروری ہے وہ کامیاب ہو گئے. آدھے ان میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ ہر چیز جو سوچ لیتے ہیں آپ ہوتی نہیں ہے, آپ ہر چیز کر نہیں سکتے. سوچتے بہت کچھ ہے لیکن 50% چیزوں میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے ضروری ہے, اس کے بغیر گزارا آپ کا نہیں ہو پائے گا. تو آپ کے چانسز کتنے ہو گئے 50%. بٹ اف یو ہیو اے ڈیزائر آف ڈوئنگ اینی تھنگ, کسی چیز کو کرنے کی خواہش جاگ جائے آپ کے اندر, تو پھر چانسز آر ایون بیٹر. 80% چانسز آتے ہیں کہ اگر آپ 100 چیزیں ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں یا اس کو تھوڑا کم کر لیتے ہیں, آپ کو 10 چیزیں کرنے کا بہت شوق ہے تو کم سے کم ان میں سے 8 آپ پورے کر لیں گے. اپنے شوق 8 شوق پورے کر پائیں گے. 80% چانسز آر دیئر کہ اگر آپ کے اندر کسی چیز کو کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے ڈیو ٹو اینی ریزن, آر پاسبلٹیز آف سکسیز ایون ہائر دین دی ادر تھنگ. یو آر 80% ان چانسز کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے. تو اب آپ اپنا اندازہ خود لگا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ریپلائز کیا تھے. آیا آپ لوگ اگر فیئر سے کر رہے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں زیادہ چانسز نہیں ہے کامیابی کے. اگر آپ اس کو ضرورت سمجھ کے بھی کر رہے ہیں تو ابھی 50-50. لیکن اگر اسی چیز کو آپ ڈیزائر کے ساتھ کرنے لگ جائیں گے تو پھر یہ چانسز آپ کے بہت ہی انہینس ہو جائیں گے. پھر آپ کی کامیابی کو کوئی آپ سے روک نہیں سکتا. آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے لائک کا روبوٹ, ایک آٹومیٹک روبوٹ کی طرح. سر میں یہ اپنے اندر کیسے شوق لاؤں بڑھائے گا, اپنا ڈیزائر کیسے بنانا ہے یہ بھی کہ ڈیزائر. سو اب میرا پوائنٹ ادھر ہی جا رہا ہے کہ جس کام کو کرنے کا ڈیزائر ہو جائے گا اس کام کو کرنے کی موٹیویشن آنے لگ جائے گی. واٹ از موٹیویشن؟ اٹ از دا ڈرائیونگ فورس, a force which cannot let you rest. ایک ایسی طاقت جو آپ کو کبھی آرام نہیں کرنے دے گی. لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ آپ نے کہاوت سنی ہوگی کہ سوتے میں خواب دیکھے تو وہ خواب نہیں ہوتے, خواب تو وہ ہیں جو آپ جاگتے میں دیکھتے ہیں. تو یہاں پہ یہ وہی خواب ہیں جو آپ کو جاگتے میں بھی نظر آنے لگ جاتا ہے. یہ وہ انرجی ہے, موٹیویشن جو آپ کو کچھ کرنے کے لیے اکساتی رہتی ہے. اور اگر آپ وہ کام کرنے لگ جائیں تو آپ کی ایفرٹ ڈبل ہو جائیں گے آٹومیٹکلی وداؤٹ اینی پش اپ. آپ کو اس کے لیے اپنے آپ کو پریشر میں نہیں ڈالنا پڑے گا. آپ کو یہ نہیں سوچنا پڑے گا کہ کوئی دوسرا کیا سوچے گا آپ کے بارے میں. آپ وہ چیز کرتے چلے جائیں گے. جسٹ لائک پہلی بار سائیکل چلانے میں دیر لگتی ہے سیکھنے میں, ڈر ہوتا ہے گرنے کا, لیکن ایک بار پیڈل پڑ گیا اور چل گئی وہ گاڑی تو پھر وہ رکنے کا دل نہیں کرتا آپ کا, وہ آٹومیٹک چلے جائے گی اور آپ کا انجوائمنٹ بڑھتا چلے گا. تو اسی طرح زندگی میں جب بھی کوئی پرپز بنائیں کہ مجھے یہ کرنا ہے تو اس کو اپنی خواہشات کے ساتھ ضرور جوڑیں. اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سکسیس میں بھی آپ کامیاب ہو گئے. آپ کی سکسیس کو کوئی اور روک نہیں پائے گا. لیکن اگر آپ نے کبھی یہی نہیں سوچا کہ یہ میں جو کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں, صرف ایک پریشر کی وجہ سے
तो डर है मेरे ऊपर, एक ज़रूरत मैं महसूस करता हूँ या डिज़ायर है, इसको हमने क्लासीफाई करना पड़ेगा। और जो जो चीज़ें आज आप डिसाइड कर लेंगे कि मैं डिज़ायर की खातिर ये करूँगा, आज आप जो भी चीज़ डिसाइड कर लेते हैं कि मैं अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ये करूँगा या करूँगी, आप लिख लें और आप 10 साल बाद देखिएगा आप उसके बहुत करीब जाए। क्योंकि ख्वाहिश में ख्वाहिशात और शौक को पूरा करने में टाइम बहुत लगता है, क्योंकि ये अक्सर वही चीज़ें होती हैं जिससे हम महरूम हैं। जो चीज़ आपके पास होती है कभी उसकी ख्वाहिश होती नहीं, क्योंकि वो कहावत है ना, घर की मिट्टी उम्र जाल पर आता है कि अगर आपके पास कोई चीज़ हो कितनी कीमती हो, उसकी अहमियत कभी नहीं होगी, आपको अहमियत तभी होगी जब वो नहीं होगी। तो डिज़ायर भी वही होते हैं जो आपके पास नहीं होती थी। इसको पाने के लिए आपको ज़मीन आसमान एक करना पड़ेगा, इस बात को आपने मानना पड़ेगा। आज अगर आप अपना कोई डिज़ायर सेट करते हैं, एक पर्पस ऑफ लाइफ सेट करते हैं, तो आप हमेशा उसको याद रखेंगे और धीरे धीरे उस पर कुछ ना कुछ डेली 5 मिनट भी देंगे, डेली 5 मिनट भी देंगे, तो 10 साल बाद आप अपने डिज़ायर के बहुत करीब खड़े होंगे। जो आपने सोचा होगा या जो चाहते हैं वो आपको मिल सकता है। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट इट नीड्स अ परसिस्टेंट एफर्ट। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू कैन नॉट जस्ट डिले। अब आज डिले करते हैं अपना डिज़ायर सेट करने में, तो समझ लें ज़िंदगी भर नहीं कर पाएंगे। तो आज पहला काम ये कर लें आप कि कोई एक शौक, कोई एक डिज़ायर जो सबसे बड़ा आपकी ज़िंदगी का मकसद है, उसे डिसाइड करें और लिख लें कि आपको ज़िंदगी में करना है। और ये मैं पूछूंगा नहीं आपसे, क्योंकि ये आपके अपने सीक्रेट है, लिख लें। और ये बात आप 10 साल बाद जब दोबारा कभी बोलेंगे तो आपको पता लगेगा, क्योंकि आपने डिज़ायर सेट कर लिया था तो काफ़ी हद तक आगे पहुँचेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 0 लेवल पे जो आज हैं 10 साल बाद भी, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि कायनात में जब आप एक एफर्ट डालते हैं वो रिटर्न आती है। तो ये आपकी छोटी सी एफर्ट है कि आज आप डिज़ायर अपना डिसाइड करें कि आपने करना क्या है, ये डिसाइड करें। इसके लिए टाइम है, टाइम खत्म होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ उसको थोड़ा सा लेके कि मोटिवेशन क्या होती है कि एक ऐसी फोर्स होती है जो आपको कभी आराम नहीं करने देगी, ये आपकी एनर्जी डबल कर देगी। और जब कभी आप वही काम कर रहे हो जो आप करते हैं, अगर आपको म्यूज़िक बजाने का बहुत शौक है तो आप नोटिस करेंगे कि आप म्यूज़िक बजाना शुरू करेंगे, घुटने का दिल नहीं करेगा, घंटे गुजर जाएंगे, एहसास नहीं होगा, भले उसके कोई पैसे ना दे रहा हो, आप फ्री में भी करने के तैयार हैं। लेकिन अगर आप ये काम जॉब समझ के करते हैं तो फिर आप बड़ा टाइम टू टाइम कैलकुलेशन भी करते हैं। टाइम ऊपर है भाई, इससे ज़्यादा मेरा टाइम ऐसे नहीं करते, मैं इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। तो क्या है, आप उस काम को बड़ा बोझ समझ के करते हैं, आप कामयाब नहीं हो पाते। चाहे आप उसको फेयर समझ रहे हो या ज़रूरत समझ रहे हो, लेकिन अगर वो डिज़ायर में कन्वर्ट हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपकी सक्सेस पॉसिबल, ना सिर्फ पॉसिबल बल्कि डेफिनेट सर्टेन हो जाती है। अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि करना क्या है ज़िंदगी में, करना क्या है, तो फिर कदम उधर ही बढ़ेंगे आपके ऑटोमेटिकली। जब आप यहाँ से घर जाने के लिए निकलेंगे तो आपकी मंजिल है कहाँ जाना है, घर, तो कदम ऑटोमेटिकली उधर ही बढ़ते हैं। ऐसा नहीं होता घर इधर है मेरे कदम उधर चले जाए, मैं बाद में पलट जाऊँ, मैं कहीं और लगता है, ऐसा नहीं हो सकता। ज़िंदगी में अगर आपने एक डेस्टिनेशन ही नहीं डिसाइड करी, कभी आपने तय ही नहीं किया करना क्या है, तो फिर क्या कर लेंगे आप, घूम फिर के वापस वही पहुँच जाएंगे जहाँ से निकले। अगर एक मंजिल तय कर लेंगे तो ही पहुँचेंगे, ना भी पहुँचे तो करीब तो पहुँचेंगे। ये मकसद अगर आपको बना लें, ज़रूरी होता कि हर डिज़ायर पूरा हो गया, क्योंकि दुनिया के कामयाब तरीन लोग भी 80% ही थे जो कामयाब हो गए, 20% पे भी फेल हो गए। जिन्होंने डिज़ायर सेट भी किया, एफर्ट भी करा, सब कुछ करा, फिर भी फेल हो गए। लेकिन 80% कामयाब भी तो हुए। हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना चाहिए। 80% लोग कामयाब हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते। तो डिसाइड कर लें आज कि आपने करना क्या है। ज़िंदगी का एक बड़ा मकसद, एक बड़ा मकसद ऐसा बना लें कि मुझे ये करना है, और फिर देखिए आपको कोई भी उस काम को करने से रोक नहीं पाएगा। क्लियर हुई? अब ये मोटिवेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 2 तरह की मोटिवेशन होती है। मुख्तलिफ थ्योरीज के मुताबिक मोटिवेशन के बारे में पता चला है कि इसकी 2 टाइप्स होती है, एक होती है इंट्रिंसिक और एक होती है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन एक ऐसी मोटिवेशन होती है जो अंदर से आती है और ये किसी काम से रिलेटेड होती है कि मुझे ये काम करना है तो बस ये करना है, इस काम को करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं कर दूँगा ऑटोमेटिकली। तो करने से मुझे सोचना नहीं है कि ये करूँ ना करूँ। सपोज आपको इंजीनियर बनने का शौक है, ये ऑप्शन कभी भी आया लाइफ में, इंजीनियर बनने का ऑप्शन भी बनोगे, आप सोचेंगे नहीं, बोलेंगे आप बनना है भाई, मेरा तो बचपन से ही शौक। आपको अगर एक्टर बनने का शौक है, कभी भी अपॉर्चुनिटी आए आप जाने नहीं देंगे उसको,
फौरी पिक कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है आपको करना क्या जिंदगी में। लेकिन अगर आपने पहले से डिसाइड नहीं किया हुआ था, उस वक्त आपको सोचना पड़ जाएगा कि मैं ठीक करूँगी ना, मेरे लिए सही है या नहीं। आप सोच में पड़ जाते हैं हर एक स्टेप उठाते वक्त जिंदगी में, और यही वजह है आप गिर नहीं जाते, क्योंकि आप ऑटोमेटेड नहीं चल रहे, आप हर कदम सोच के उठा रहे हैं। जिंदगी में हर कदम सोच के उठाना चाहिए, ये कहावत है रीमर की गलत है। अगर आप हर चीज़ सोच के करेंगे तो कभी भी कामयाबी की तरफ नहीं जा पाएंगे। कामयाबी के लिए आपने एक अपना पैमाना तय करना है, एक अपना डिसीजन लेना है, एक डिज़ायर बनाना है, एक डेस्टिनेशन फिक्स करनी है, और फिर आप नोटिस करेंगे ऑटोमेटिकली आपके कदम नहीं आएंगे, फिर सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सोचने की ज़रूरत तब आती है जब आपने कभी कुछ सोचा ही नहीं करना क्या है, जिस दिन सोच लिया आप अपने आप आ जाएंगे, आप कोई नहीं। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन एक ऐसी मोटिवेशन होती है जो आपके अंदर से आती है, और ये हमेशा किसी काम को लेकर आती है, ये काम करना है। जबकि इसी के बरक्स एक और मोटिवेशन है जो कहलाती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ये कंसीक्वेंस से रिलेटेड होती है, रिजल्ट से रिलेटेड होती है। जैसे कि अगर आपको अमीर बनना है तो आप क्या करेंगे, जॉब करेंगे, कारोबार करेंगे, कुछ भी करेंगे, किस नियत से कैसे पैसा मिलेगा। आप काम को शौक से नहीं कर रहे, लेकिन इससे होने वाले नताइज का शौक, ऐसा तो मिलेगा, और पैसे के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। सही है। ये मोटिवेशन क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। मकसद ये कि आपका डिजायर तो पूरा ये भी करेंगे, पर इसमें आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आपको बस एक चीज़ चाहिए, पैसा। अगर आपको चाहिए फेम तो आपको जहाँ भी मौका मिलेगा फेम मिलने का, फेमस होने का, आप उसको कर गुजरेंगे। अपनी चॉइसेस नहीं रखेंगे कि मैं ये काम करूँ या ना करूँ, कर गुजरेंगे। जहाँ भी शोहरत मिलने का मौका मिला, मशहूर होने का, हासिल कर लेंगे, क्योंकि आपने सेट किया हुआ है। तो ये होती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के काम सेट नहीं है, मगर रिजल्ट सेट है। चाहिए क्या, मेन चीज़ उससे मिलेगी क्या, मुझे वो पसंद है, और अगर मुझे वो काम ही पसंद है तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन। क्लियर हो गया? तो मोटिवेशन क्या चीज़ है, एक ऐसी पावर, एक ऐसी ताकत है जो आपको कंट्रोल कर सकती है और आपके डबल एफर्ट्स आपके काम में डाल सकती है। इन केस इफ यू आर हैविंग अ डिजायर, देन यू मस्ट हैव अ मोटिवेशन। डिजायर और मोटिवेशन का आपस में ऐसा ताल्लुक है जैसे भाई बहन का या दोस्तों। तो अगर आपका डिजायर है तो मोटिवेशन है, डिजायर के बगैर मोटिवेशन नहीं आता। आप किसी के कहने पे कर रहे हैं कोई भी काम, कभी मोटिवेशन नहीं है। आप ज़रूरत समझ के भी काम कर रहे हैं तब ये मोटिवेशन नहीं आएगी। वो तो सिर्फ तब आएगी जब आप उसको अपनी ख्वाहिश बनाएं, शौक बनाएं, मकसद बनाएंगे, तो मोटिवेशन खुद ब खुद आएगा। आपसे काम करने को फिर रोका नहीं जाएगा, आप बस काम करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे। आपको ना अपनी सेहत का ख्याल होगा, ना रिलेटिव्स का ख्याल होगा, किसी के रुकने में नहीं रुकेंगे, आप किसी के कहने से रुकेंगे। आप दीवानों की तरह अपनी चीज़ को पाने के लिए कुछ भी करते हैं। There will be no other option. अब मैं कुछ आपको इसके लिए एग्जाम्पल बता रहा हूँ जो आज तक गुजरी है, कुछ कहानी के जरिए। एक कहानी है एक लड़के की जो उज़्बेकिस्तान के एक शहर बुखारा में पैदा हुआ। अभी ये 12 साल का ही था कि इसके वालिद की डेथ हो चुकी थी, लेकिन इसको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। स्पेशली घर की तालीम से उसको ये बात पता लग चुकी थी कि उसका मैथ बहुत अच्छा, उसको मैथ पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक। लिहाजा वो चाहता था पढ़ना, लेकिन उसके बाप नहीं थे पहली बार। दूसरी बात, उस वक्त तालीम हासिल करना बहुत मुश्किल था। ये बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, तकरीबन 1300 सदी की बात, 1300 तो उस शख्स का शौक, वो बच्चे का शौक ये था कि मुझे पढ़ना है, मैथ पढ़ना है। तो रास्ते कैसे खुले कि वो घर से बाहर निकलता था तो उसने नज़र मारी कि उसकी गली के घर के पास ये सब्ज़ी फरोश है, सब्ज़ी बेचता है, वो बड़ा अच्छा हिसाब करता है। उसकी कभी भी महल्ले में आज तक कोई लड़ाई नहीं हुई थी। तो जो भी चीज़ देता था नाप तोल के ऐसी बराबर देता था, और बिल जो बनाता था कभी भी लड़ाई नहीं होती। जबकि उसी के बरक्स और भी दुकानदार थे जहाँ अक्सर लोगों की लड़ाइयाँ हो जाती थी कि भाई तुमने पैसे ज़्यादा चार्ज कर दिए, तुमने कम चार्ज कर दिए, लड़ाइयाँ। लेकिन वो शख्स हमेशा बहुत अच्छा करता था। तो बच्चे ने क्या सोचा कि इसका मैथ बहुत अच्छा है, मुझे इससे किसको उसने अपना स्टार बना लिया, एक सब्जी उसको जाके ये कन्विंस किया कि मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा, बदले में आप मुझे मैथ सिखा, मैं डेली आपके साथ मेहनत करूँगा, काम करवाऊँगा, आपके लिए पैसे नहीं दूँ, बदले में आप मुझे मैथ सिखा। इसने बोला ठीक है, मैं कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, मैं
मैं तो बचपन से एक काम करता था इसलिए मेरा मैथ अच्छा है, मैं सिखा दूँगा तुम्हें, जितना सिखा सका। उसने ये चीज़ सिखाई, उसको तकरीबन 1 साल तक, और फिर ये कहा कि बेटा मैंने जितना सिखाना था वो मैंने सब सिखा दिया, अब मैं इस लड़की को नहीं सिखा सकता। तो उसने बोला अब मुझे क्या करना पड़ेगा? उसने बोला कि अब आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी मैथ्स के लिए, आपको मैथ की किताबें पढ़नी पड़ेगी। उसने ये बोला कि अब मैं किताबें कहाँ से पढ़ूँ? तो उन्होंने ये बताया कि इस शहर बुखारा में एक ही कुतुब खाना है और वो बादशाह की मिलती है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ कि किताबों की अहमियत क्या थी उस वक्त। उस वक्त किताबें हाथों से लिखी जाती थी, कोई पब्लिशिंग का मेथड तो था नहीं वहाँ पर उस वक्त, कोई प्रेस नहीं हुआ करती थी कि किताबें छप जाएंगी, तो जिसने किताब लिखी होती थी तो उसी की होती थी, कोई और उसको ले नहीं सकता था सिवाय बादशाहों के, वो पैसा देके खरीद लेते थे, या किसी के पास इल्म होता था और किसी को लिखना आता था, उनको पैसे देते थे अपना इल्म दो, उससे बोलते थे लिख लो, और बादशाह लोग किताबें जमा करते थे। जिसके पास ज़्यादा किताबें होती थी वो ज़्यादा आलिम बादशाह माना जाता था कि इसके पास किताबें ज़्यादा हैं, इसका इल्म ज़्यादा हो। भले उनको खुद पढ़ना ना आता हो, लेकिन वो लिखवाते भी थे किसी और से, पढ़वाते भी थे किसी और से, सिर्फ उनके ख़ानदान वाले और वही उन चीज़ों से इस्तेफादा हासिल कर सकते थे। आम लोगों के लिए कुतुब खाने नहीं होते थे। यहाँ तक कि ये महसूस करते थे कि अगर मेरी किताब में किसी ने पढ़ लिया तो इन्होंने मेरा इल्म छीन लिया, मेरा इल्म ज़ाया हो जाएगा, जब तक ये मेरे पास है तो मेरा है, किसी और के पास गया तो वो भी आलिम बन जाएगा, मेरी क्या औकात रहेगी। तो उस वक्त किताबों की ये अहमियत हुआ करती। तो उस ज़माने में इस बच्चे के लिए बहुत मुश्किल था उस कुतुब खाने तक जाना, लिहाजा उसने बहुत मेहनत करी इस बात को समझने के लिए कि मैं वहाँ कुतुब खाने तक कैसे पहुँच सकता हूँ, वहाँ कैसे जा सकता हूँ। बड़ी रिसर्च की बात उसको ये बात पता लगती है कि वो कुतुब खाना जो बादशाह का है, उस बादशाह के पेट में दर्द रहता है, उसको एक बीमारी है जिसे कहते हैं बड़ी आँख का कैंसर, इसको उर्दू में कहा जाता है कोलंज। ये एक बीमारी उसको है जिसकी वजह से उसको हमेशा से पेट में दर्द है, और उसने ये ऐलान तक किया हुआ है कि मेरी इस बीमारी का जो भी इलाज दे देगा बदले में वो जुर्माने का मैं उसको दे दूँगा। जब ये बात उस बच्चे को पता लगती है तो उसकी का सारा कॉन्सेप्ट कहाँ चला गया? बीमारी के हल के लिए। अगर मैंने इस बीमारी का हल मैंने निकाल लिया तो फिर मैं जो चाहूँ बादशाह से करवा सकता हूँ। लिहाजा कई सारे तबीब के पास जाता है, डॉक्टरों के पास जो उस वक्त कहते हैं कि उनको कन्विंस करता है। उनमें से एक बहुत अच्छा डॉक्टर था जो मान जाता है, तो वहाँ भी उसने यही ट्रिक यूज़ की थी जो उसने सब्जी फरोश के साथ किया था कि मैं सारे काम आपके करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आई विल नॉट चार्ज एनी मनी बट आई नीड एक्सपीरियंस, मुझे तजुर्बा चाहिए। वो वहाँ काम करने लग जाता है और यहाँ काम करता रहता है, और ख़ास तौर पे इसका दिमाग सारा एक ही तरफ होता है कि उस कैंसर का इलाज निकालना है। और जितने भी पेशेंट आते थे सब पे नजर रखता था, सबकी बीमारियाँ जानता था, और डॉक्टर क्या इलाज बता रहे हैं वो भी देखता था। और करते करते इसको इसमें 3 साल लग गए कि इसने उस बीमारी का हल निकाल लिया। इस लड़के ने निकाल लिया, जिस डॉक्टर के पास काम करता था वो नहीं निकाल पाया। कई सारे डॉक्टर उसका हल निकालना चाहते थे, नहीं निकाल पाए, लेकिन इस लड़के ने उस बीमारी का हल निकाल लिया और ये वहाँ पहुँच गया बादशाह के पास। ये बादशाह तिलावत मैंने वो बीमारी का हल निकाल लिया जिससे आपको परेशानी है। वो बहुत हंसता है कि तुम मेरा मसले का हल निकालोगे। इसकी उम्र क्या थी उस वक्त? सिर्फ 16 साल। और वो क्या बोल रहा है कि मैंने कैंसर का इलाज निकाल लिया। क्या बोल रहा है कि मैंने कैंसर का इलाज निकाल लिया। वो बड़ा हंसता है, वो कहता है चलो ठीक है मैं पहले टेस्टर से टेस्ट करवाऊंगा ये चीज़। मतलब उन्होंने अपने साथ बंदे रखे होते हैं, कोई भी चीज़ टेस्ट करने के लिए पहले वो करते हैं अपने ऊपर तजर्बा, फिर बादशाह तक किया जाता है। तो इनके खादिमों में भी से एक था जिसको यही बीमारी थी, पहले उस पर किया जाता है ये तजर्बा। 2 दिन बाद वो कहता है कि मैं बिल्कुल सही हो गया, मेरा ये मसला जो बचपन से था खत्म हो गया। बादशाह मेरा ये कैसे? वो भी कहता है ठीक है अब मैं लूँगा। वो भी दवाई लेता है और 2 दिन बाद पता नहीं लगता है कि वो भी ठीक हो गया। तो बहुत खुश। ये मसला मेरा इतना बड़ा मसला था जो 2 दिन नहीं लग पा रहा था, एक 16 साल के लड़के ने आके मसले का हल निकाल दिया। लिहाजा वो कहता है मांग अब तुझे क्या मांगना है? कहता है कि आपके पास एक कुतुब खाना है, मुझे वहाँ की रसाई चाहिए, मतलब मैं सिर्फ वहाँ जाके पढ़ना चाहता हूँ। तो कहता है ऐसा ये, लेकिन इस बात की 2 कंडीशन दोगी। वो 2 कंडीशन ये, एक तो ये कि सिर्फ 1 साल तक तुम यहाँ पढ़ सकता है, उसके बाद इजाज़त नहीं। दूसरी कंडीशन ये कि यहाँ से कोई भी चीज़ तुम लिख के ले जा नहीं सकती, सिर्फ आओगे पढ़ोगे और खाली हाथ जा सकते, हमारी तलाशी लेके भेजे जाएगा।
कोई भी चीज़ कॉपी करके ले जा नहीं सकते। हमारा इल्म किसी और तक नहीं पहुँचना चाहिए, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुमने मुझे खुश किया है। तो कहता ठीक है। वो पूरा साल के लिए वहाँ जब लाइब्रेरी में गया तो वो वहाँ से सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए या खाना खाने के लिए निकलता था, बाकी किसी काम के लिए नहीं निकलता था। एक साल के बाद जब उसको 1 साल बाद ये भी हादसा पेश आता है कि वो बादशाह मर जाता है। उसका बेटा जो बनता है वो बड़ा नायल था, वो सबसे पहला काम ये करता है इसको निकालता है कि ये हमारा इल्म ट्रांसफ़र ना कर दे, कि निकाल लेंगे, वो इसको निकाल देता है। इसने 1 साल पूरा कर लिया था। इस 1 साल के अंदर इसने वहाँ की हज़ारों किताबें हिफ्ज़ कर, 1 ही साल के अंदर उसने हज़ारों किताबें हिफ्ज़ कर दी। और ये हज़ारों किताबों से मुराद बहुत बड़ी किताबें नहीं, उस वक्त किताबें जो होती थी 50 से 55 पेजेस की हुआ करती, ज़्यादातर बड़ी किताबें नहीं लिखी जाती थी क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लग जाता था, बहुत मुश्किल होती थी। अब तो पब्लिशिंग का दौर है, बहुत मोटी मोटी किताबें पब्लिश होकर आ जाती हैं, मगर लिखने में बहुत टाइम लगता था। तो एक किताब 50 से 55 पेज की एवरेज हुआ करती थी। तो ऐसी किताबें हज़ारों उसने पढ़ डाली। क्यों? उसका डिज़ायर कुछ बनना है और लिमिट ऐसे भी 1 साल के अंदर ही करना है जो कुछ करना है, इसके बाद तो मौका नहीं मिला। उसने ये सोचते हुए क्या करा, 1 साल के अंदर वहाँ की सारी किताबें हिफ्ज़ कर डाली। 1 साल बाद जब वहाँ से निकाल दिया गया तो फिर वो बगदाद चले जाता है, क्योंकि उस वक्त दौर में बहुत बड़ा मरकज़ था इल्म का, कि वहाँ भी कुछ ना कुछ पढ़ता रहता है, मज़ीद चीज़ें सीखता है। उसके बाद ये मिस्र चला जाता है, ये उससे बड़ा तालीम का दर्जा के लाता था वहाँ पर मिस्र में, वहाँ जाके तालीम बाहर। फिर वहाँ से ये जब वापस आ जाता है तो अपना कोई छोटा मोटा काम करके ज़िंदगी गुजार रहा होता है और किताबें लिखा कर होकर आता है। फिर ये बीमार होता है और ये मर जाता है। इसके घर से जो किताबें बरामद होती हैं वो 500 से ज़्यादा थी, 500 से ज़्यादा किताबें इसने खुद लिख दी थी। इन तमाम तजर्बों के बाद जो इसने पढ़ा, जो कुछ दर्स गाँव में सीखा था, वो सब इसने लिख दिया था और ये मर गया। देखा जाए तो इसको क्या मिला, आखिरकार तो मर ही गया, फायदा क्या हुआ। लेकिन जब ये 1500 का साल आया, जब टेक्नोलॉजी चेंज हुई, दुनिया रीशेप हो रही थी, उस वक्त पब्लिशिंग आई, किताबें छपने लग गई। तो ये किताबें जो उस वक्त के बादशाह ने उठा के अपने घर में रख ली थी किताब में, जब ये मर गया था तो वो छपी, दुनिया भर में गई। जब वो किताबें पढ़ी गई तो पता लगा कि ये बच्चा कोई बहुत बड़ा दिमाग था, बहुत ज़्यादा बड़ा दिमाग था, जिसने मेडिकल साइंस को बिल्कुल बदल दिया, बिल्कुल एक नई मेडिकल साइंस में ले गया। आज भी अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट की हिस्ट्री पता करेंगे तो आपको उस शख्स का नाम मिल जाएगा, उसी शख्स का जिसने ये बड़ी तब्दीली लेकर आया था। वहाँ बहुत पुराने दौर में जब बीमारियों को पता नहीं था, उसने उसी वक्त प्रेडिक्ट कर दी थी कि आगे जाने वाले दिनों में कौन कौन सी बीमारियाँ आएंगी, क्यों आएंगी और उनके हल के लिए क्या किया जा सकता है। इब्ने सीना ये कहानी है इब्ने सीना की, जिसको हम जानते हैं अबू अली सीना के नाम से इनका असल नाम, और इब्ने सीना इनके नाम से हम जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा दिमाग था जिसने मेडिकल साइंस को चेंज कर दिया। सही है। तो ये सब कैसे हो गया? मोटिवेशन, ये मोटिवेशन करने का जज्बा है, बस करना है, कुछ मिले ना मिले करना है। ये क्या था? इंट्रिंसिक मोटिवेशन। कुछ नहीं मिला था, कोई उसका नाम नहीं था उसकी ज़िंदगी में, कोई उसको जानता नहीं था, मर गया था। आज दुनिया जानती है उसको और इतनी ज़्यादा अच्छे से जानती है कि सब लोग उसका नाम पता है। ऐसा कैसे हो पाया? बिकॉज ऑफ मोटिवेशन, कंसिस्टेंट एफर्ट, नेवर गिव अप। मुझे मिले ना मिले, मुझे तो काम में मज़ा आ रहा है, मैं तो पढ़ने में मज़ा आ रहा है, फिल्म सीखने में मज़ा आ रहा है, कोई सीखे ना सीखे मुझसे, मैं तो करूँगा। आज हम नेक्स्ट एक और कहानी, एक कहानी एक भिखारी। वो इंडिया में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन बस में ट्रेन में चढ़ता था और लोगों से भीख मांगा करता था ट्रेन के लिए। लोग दे देते थे, कभी देते थे कभी नहीं दे देते, बात उसके गुजर गुजर चल रहा था। एक रोज़ का जिक्र है कि उस ट्रेन में एक बंदा दाखिल होता है जो बहुत ही सूटेड सूटेड, बहुत ही रिच, बहुत ही जेंटलमैन नजर आता है। ये फौरन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, यार ये कुछ जरूर ज़बरदस्त वाले पैसे देता है, इसके माफ़ी मांगता है। और वो शख्स उल्टा ही अपोजिट नहीं चलता, फिर जाके भीख मांगे, उन्होंने दुकान में ले लो, यहाँ से
पी लो, फिर क्या दोबारा, अपनी बार बार लगा हुआ है कि ये नहीं बंदा है, जब देगा तो बड़ा नोट देगा, छोटा तो देगा नहीं, ये लगा है। काफ़ी देर मना किया, उसके बाद बोला तेरी बात सुन, देगा क्या मुझे जो मुझसे मांग रहा है, तेरे पास देने की कुछ औकात है? ये बोला साहब मैं दुआ दूंगा। बोला दुआ से क्या होगा, अगर तेरी दुआ में ताकत हुई तो खुद को नहीं कर लेता, तेरी औकात ही क्या है? अगर तेरी ही दुआओं से कुछ होना होगा तो तू अपने लिए तो कर ले पहले, मुझे क्या देगा तू? साफ बोलता अगर तू देगा तो मैं तुझे कुछ दूंगा, पता क्या देगा? दे क्या सकता, बाकी कुछ नहीं, बस ये सबको ये टॉपिक रहता था, दुआ दे रहा हूँ, पैसे मिलते थे, अब क्या दूँ, ये तो दुआ पर मान नहीं रहा, तो कह रहा कुछ और दो, कुछ और नहीं है मेरे पास, मैं चले जा, जिस दिन कुछ लेकर आएगा पैसे ले लेंगे, चला जाता। बहुत सोचता है मैं ऐसा क्या दूँ किसी को कि मैं तो कुछ दूँ, वाकई में मैं तो सिर्फ मांगते ही रहता हूँ, देते ही क्या हूँ किसी को, और ये सबसे आसान काम है, दुआ दे दो। अब मेरी दुआ मेरे काम नहीं आती, किसी क्या काम है, बेकार किसी को सबको बेवकूफ़ बना रहा हूँ दुनिया में। ये सोचता रहता है और स्टेशन बैठे बैठे उसकी नजर पड़ती है पौधे के ऊपर, उस पर बड़े खूबसूरत फूल लगे हुए थे, जाता है वो फूल को लेता है, फिर ये करता है कि भीख मांगता है, जो भी उसको भीख देता है उसको बदले में फूल देता है। ये बात सबको इतनी अच्छी लगने लग गई कि यार ये भिखारी पहली बार देखा जो कुछ देता नहीं है, कि पैसे लेता है तो बदले में फूल दे देता है, लोग बड़ा खुश होकर ज़्यादा पैसा देने लगते हैं, खुश हो गया, अरे वाह वाकई ये तो काम चल रहा है क्या ज़्यादा अच्छा, अब मैं कुछ दे रहा हूँ तो कुछ ज़्यादा मिल रहा है, खुश हो गया। उसको वही आपने दोबारा मिल गया, वापसी मिल गया, दोबारा एक दिन दोबारा से उसी जगह पहुँचा, उस्ताद आज तो मैं कुछ दूंगा, आज तो देना पड़ेगा कुछ। क्या देगा तू? बोलता है आप पहले दो तो कुछ दिन में बताऊंगा क्या देता हूँ। देता है पैसे देता है, बदले में फूल देता है, वो खुश हो गया, थप्पी देता है उसके कंधे पे और बोलता है आज तू कारोबार करना सीख गया है, जब तक कुछ देगा नहीं तुझे कुछ मिलेगा नहीं, कुछ देना सीख, फिर कुछ देख तुझे क्या कुछ नहीं मिलेगा। ये बात वो सुनता है और वो खुशी में बाहर निकल के चिल्लाने लगता है, मैं व्यापारी बन गया, मैं कारोबारी बन गया, मैं सब सीख गया, अब मुझे आ गया सब कुछ, बड़ा खुश हो। फिर वो स्टेशन पे नजर आना बंद जाता है। 6 साल बाद दोबारा दो लोग मिलते हैं, दोनों सेपरेट होटल होते हैं। एक बोलता है कि कैसे हैं आप, आज हमारी तीसरी मुलाकात हुई है। दूसरा कहता है नहीं मुझे तो लग रहा है आज पहले मुलाकात हुई। कहता है नहीं मैं वही भिखारी हूँ जो आपसे बहुत पैसे मांगा करता था और आप कहता है अच्छा यकीन नहीं आ रहा मुझे। तो फिर वो कहानी बताता है कि आपने मुझे जो हुनर सिखा दिया था कि कुछ दे के कुछ मिलेगा, तो मैं उस वक्त तो फूल तोड़ के देता था लोगों को, फिर धीरे धीरे मैंने फूल खरीद के बेचना शुरू कर दिए। मुझे भीख से नफरत होने लगी, मैं खरीदता था फूल और थोड़े महंगे बेचता था। हो गए मैंने अपना बाग लगाया और अपने बाग के फूल तोड़ के बेचने लगा। करते करते पैसे और जमा हुए, आज मैंने दूसरे माली रख लिए, अब वही लोग उगाते हैं, वही तोड़ते हैं, वही बेचते हैं, मेरे पास सिर्फ पैसा, अब मैं काम नहीं करता, अब मैं सिर्फ पैसा करता। ये भी एक मिसाल है मोटिवेशन, बट दिस मोटिवेशन बिलोंग्स टू एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ये वो मोटिवेशन है कि मुझे पैसा चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी कर जाऊँगा। कुछ भी करने के लिए उसने क्रिएटिव आइडिया सोचा कि मैं ऐसा क्या क्रिएट करूँ कि मुझे भी पैसा मिले, मुझे भी इज्जत मिले। और इस इज्जत को पाने के लिए, पैसे को पाने के लिए उसने क्या करा, फूल से शुरुआत, एक फूल तोड़ के बेचा, फिर खरीद के बेचा और फिर उगा के बेचा, और अब वो खुद बिजनेसमैन है और उसी लेवल पर आ गया। इसने 6 साल के अंदर अपनी ज़िंदगी की सारी हदें तोड़ दी और कुछ ऐसा कर दिया कि कोई भिखारी दूसरा नहीं कर सका। ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? बिकॉज ऑफ मोटिवेशन। उसके अंदर जज्बा बहुत था कुछ करने का। ये सपना उसका बचपन से था कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, लेकिन मांगता वो भीखी था, क्योंकि भिखारियों में रहता था तो भीखी मांगता था। जिस दिन वो उस आदमी के साथ थोड़ा टाइम उसने स्पेंड करा, इतना कुछ सीख लिया कि उसने अपनी ज़िंदगी बदल जाए। लेकिन ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि वो स्टिक कर गया एक ही चीज़ को पकड़ के कि नहीं इसने सही बोला है। हमारी आदत क्या होती है, हम अगले को हमेशा ही गलत मानते हैं और अपने आप को ही हमेशा सही मानते हैं। अगले की बात को वैल्यू नहीं देते, भले वो कितना तजर्बे को। हमारी नज़र में हमारा तजर्बा सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। हम क्या करते हैं, हम कभी भी अपने ऊपर ही डिपेंड करते हैं और नतीजे नुकसान भी उठाते हैं।
لیکن کانفیڈنس شیک کر بیٹھتے ہیں, لیکن کسی کی صلاح پر کبھی یہ یقین نہیں کرتے کہ شاید یہ صحیح کہہ رہا. جس دن ہم دوسروں کی باتوں پر اور اپنی باتوں میں کوشچن مارک لگانا شروع کریں گے, اس دن ہم اپنے آپ کو بدل پائیں گے. اس دن آپ یہ سوچ رہے ہیں جو آپ کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے, جس دن آپ یہ سوچ رہے ہیں جو آپ کرتے ہیں یہ شاید صحیح نہیں ہے, تو پھر کیا کر سکتے ہیں اس کو بدلنے کے لیے, اس کو بہتر کرنے کے لیے. اسی دن آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف آپ کی زندگی بدلنے کی بلکہ آپ کے ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں ان سب کی زندگی بدل جائے گی. تو یہ وہ مثالیں تھیں آپ کے پاس, ایکسٹرینسک موٹیویشن اور انٹرینسک موٹیویشن. اب آپ دونوں بتائیے کہ اس میں سے کون سی کہانی آپ کو پسند ہے, دوسری کون سی فقیر کر کے آپ کو دوسری دوسری سر دو ایک کوئی ایک سلیکٹ ہے, سیکنڈ سیکنڈ. اب جس نے یہ سیکنڈ والی سلیکٹ کر لی, یاد رکھیے اس کا مطلب آپ کے اندر ایک چیز ہے سیکنڈری موٹیویشن, یعنی ایکسٹرینسک موٹیویشن پہ ہی آپ کو زیادہ زندگی میں کام کرنا ہے. جب آپ ایک کوئی ایسا آئیڈیا بنائیں گے کہ مجھے یہ پانا ہے اور اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, تو زیادہ چانسز ہیں آپ اسی طریقے سے کامیاب ہو. اور جنہوں نے پہلی والی کو پسند کیا تھا, اس کا مطلب ہے آپ کو ہمیشہ اپنے کام سے لگا ہوگا. جس کام کو کرنے کا شوق ہوگا اگر آپ وہی کریں گے تبھی کامیاب ہو سکیں گے, ورنہ کامیاب نہیں ہوگی. تو یہ ڈیسیشن بھی آج آپ لوگ لے سکتے ہیں اپنی اس کہانی سے ہی اندازہ کر کے کہ آپ کی سوچ کس طرف ڈائیورٹ ہے, آیا رزلٹ اورینٹیڈ ہے یا ایفرٹ اورینٹیڈ ہے. آپ کو رزلٹ چاہیے یا بس کام چاہیے, یہ دو چیز ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو کام پسند ہوتا ہے کہ مجھے میری پسند کا کام مل جائے بس بہت ہے. اگر ایک ماڈل بننا چاہتا ہے اس کے لیے ماڈلنگ یہ کام نہیں, اس کا پیشن ہے, اس کو شوق سے کرے گا, فری پہ بھی کرنا پڑتا ہے. ایک شخص سے ٹیچر بننے کا شوق ہے, وہ ٹیچر بن جائے گا, شوق میں بن جائے گا, اس کو ضرورت نہیں پیسوں کی. تو جس کو جس پروفیشن سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے وہ اس میں جب جاتا ہے تو اس کو پیسوں کی کمی نہیں پڑی ہوتی کہ مجھے پیسہ مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے. دنیا اس کو کامیاب سمجھے نہ سمجھے, اپنی نظروں میں وہ ہمیشہ کامیاب ہے, کیونکہ وہ کر رہا ہے جو اس کا شوق ہے, وہ ہمیشہ کامیاب ہے. دنیا اس کو ناکام سمجھتی رہے گی لیکن وہ ہمیشہ کامیاب رہے گا. لیکن جو ایکسٹرینسک موٹیویشن میں لوگ آ جاتے ہیں وہ اس وقت تک کام کرتے رہتے ہیں جب تک دنیا نہ مان لے کہ وہ کامیاب ہوتے ہیں. اس بھکاری کی مثال ایسی تھی کہ اس کو اسٹیٹس چینج کرنا تھا اپنے لیے نہیں لوگوں کے لیے, کہ لوگ مجھے بھکاری نہ بولیں, لوگ مجھے مالدار, اچھا بندہ بنے, بڑا امیر آدمی. یہ موڈ لگانے کے لیے اس نے پھر کچھ بھی کر دیا. لیکن اگر آپ پہلی والی ایگزامپل میں آئیں تو وہاں پہ اس کو کچھ چاہیے نہیں تھا, تو کرنا تھا. پڑھنا مزہ ہے, بس پڑھنے میں مزہ ہے, کچھ بھی کروں گا میں اس کو پڑھنے کے لیے. یہاں تک کہ اس کو پڑھنے کا شوق تھا میتھس, لیکن اس نے چینج کرا جب میڈیسن کی طرف تو اس کا میڈیکل کی طرف رجحان ہو گیا اور اس نے اسی میں ہی کچھ کر دکھایا. جو موقع ملا اس کو چھوڑا نہیں, تھوڑا بہت ڈائیورٹ کر لیا اپنے آپ کو, لیکن جو اپارچونیٹیز زندگی میں ملی مجھے پوری طرح سے ہوئی. تو زندگی کا مقصد یہی بنا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے, کوئی ڈیسائڈ کر لیں آج فیصلہ, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ سے کنٹرول نہیں ہوگا. آپ کبھی نہیں رکیں گے اپنے گول کو حاصل کرنے سے, آپ اس کی طرف پیچھے چلے جائیں گے اور پھر آپ بولیں گے یہ تو میرے نصیب میں لکھا ہوا. جب تک آپ نہیں لکھیں گے آپ کے نصیب میں کون لکھے گا؟ آج آپ لکھیں گے تو آپ کے نصیب میں بھی لکھے گا. آپ کو کچھ نہیں کرتے, آپ چاہتے سب اللہ ہی کرتے. مجھے اپنے اللہ سے بڑی امید ہے, ایسے نہیں ہوتا. امیدوں پہ دنیا نہیں چلے, امیدوں پہ تو آپ کچھ بھی ہوا میں محل بنانے کامیاب نہیں سکتے. آپ کو اس کے لیے خود کچھ کرنا پڑے گا. آج آپ لکھیں گے اپنے لیے اور کوشش کریں گے, اللہ آپ کی کوشش کرے گا, تو آپ کی دعاؤں سے آپ کا نصیب کبھی نہیں بدلتا. یہ باتیں بالکل چھوٹ ہے, دعاؤں سے زندگی بدل جاتی ہے یا سب کچھ ہو جاتا ہے. اگر آپ کسی سے پتہ کریں گے اس نے کوشش ضرور کی ہے, کوشش نہیں کریں صرف دعائیں کرتے ہیں, کبھی بھی گھر پہ کھانا نہیں چلائے گا. آپ کو محنت کرنی پڑے گی, اس کے لیے پھر آپ کو بھلے کتنا بھی محنت میں جانا پڑے, کتنا زیادہ ٹائم دینا پڑے, کتنی کم عزت ملے اس کام کو کرنے میں, لیکن اگر آپ کا شوق ہے تو وہ اندر ہی اندر آپ کو کانفیڈینس پرووائڈ کرتا رہے گا اور آپ ناکام ہوتے ہوئے بھی اسی کام کو کرتے چلے جاؤ, کبھی نہیں ہوتے. یہی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. دنیا آپ کو مانے نہ مانے, آپ اپنے آپ کو کچھ ضرور مانیں, کیونکہ آپ نے اپنے لیے کرنا ہے, دوسروں کے لیے. دوسرے جو کر رہے ہیں وہ اپنے لیے کر رہے ہیں, آپ کے لیے. اس بات کو بہت زیادہ ضروری سمجھیں آپ, لیکن آپ یہ سمجھ لیں گے آپ کی امیدیں دوسروں سے کم ہو جائیں گی, آپ آپ سے بڑھ جائیں گے. کچھ کریں گے تو کچھ ایکسپیکٹ کریں, لیکن آپ نے کرنا چھوڑ دیا, اس نے ایکسپیکٹ کرنا چھوڑ دیا, آپ کو کچھ نہیں. وائیں کام نہیں آئیں گے, وائیں سے پہلے آپ کو کام کرنا پڑے گا.
جب تک آپ دوا نہیں کھائیں گے آپ کا علاج بھی نہیں مل سکتا. دواؤں سے صرف علاج نہیں ہوتا ہے. دوا ایک سیکنڈری آپشن ہے, وہ بھی ایک موٹیویشن. جب آپ دعا مانگتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اب یہ ہو جائے گا, اور ہو جائے گا. جو آپ سوچتے ہیں وہ ہو جاتا ہے, بیکاز یہ موٹیویشن ہی تو ہے. جو چیز آپ مان لیتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے مجھے ملے گی, وہ مل جائے گی. لیکن اگر آپ یہ سوچا ہی نہیں کرتے کہ مجھے یہ چاہیے, مجھے حاصل کرنا ہے, آپ کو کبھی نہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دکھا دیتا ہے جو اپنے مقصد کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, وہ دوسروں کے لیے جاتے ہیں. اللہ نے انسانیت کو بنایا تھا کہ دوسروں کے کام آئے. پہلے آپ اپنے تو کام آئے, پھر دوسروں کے کام آئے. یہ ایک بہت بڑا لیول ہے. جب آپ سیلف ایکچولائزیشن لیول پر آ جائیں گے تب آپ دوسروں کے لیے کچھ کرنا سیکھتے ہیں. جب تک آپ خود کو نہیں بنا سکتے آپ کسی کے کیا کام کر سکتے ہیں. پہلے خود کو بنائیں اس حد تک کہ کوئی آپ کو کتنا بھی دھکا دے دے آپ گر نہ سکیں. اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ بنائیں کہ آپ کو یہ ڈر نہ ہو کہ میرے پاس جو کچھ ہے چلا جائے گا, یہ کوئی نہیں لے سکتا ہے. اگر آپ کی نیت صاف ہے اور آپ کی ایفرٹ بہت اسٹرانگ ہے, جس دن آپ کی ایفرٹس اسٹرانگ ہو جائیں گی, آپ کی نیت پاک ہو جائے گی, اس دن سب کچھ آپ کے پاس ایسا پرماننٹ ہو جائے گا کہ کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ واحد طاقت ہے جو آپ سے کوئی چرا نہیں سکتا, یہ دینے سے بڑھ جاتی ہے, ختم نہیں. تو آج کا سیشن ہم اسٹاپ کرتے ہیں.